इनकलाब जिंदाबाद। मित्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक वीडियो बनाने वाले हैं। टॉपिक है हमारा शहीद भगत सिंह के ऊपर। हम आज शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो में जुड़ करके शहीद भगत सिंह के जीवन के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम भगत सिंह के बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं, जो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। इनके अपनी निडरता और क्रांतिकारी आदर्शों के लिए जाने जाने वाले भगत सिंह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युवा विरोध के प्रतीक बन गए। 23 वर्ष की आयु में असामयिक मृत्यु के बावजूद भगत सिंह का विरासत पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो भगत सिंह का जन्म 23 सितंबर 1907 को लायलापुर जिले वर्तमान फैसलाबाद पाकिस्तान में के बंगा गांव में हुआ था। इनका परिवार देशभक्त था और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में भाग लेने का समृद्ध इतिहास रखता था। इनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह एवं स्वर्ण सिंह गदर आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे, जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। राष्ट्रवादी गतिविधियों में इनकी भागीदारी ने परिवार में प्रतिरोध और त्याग का माहौल बनाया, जिसमें युवा भगत सिंह के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार दिया। भगत सिंह को क्रांतिकारी विचारों से प्रारंभिक परिचय लेकर पारिवारिक प्रभाव तक ही सीमित नहीं था। वे गुरु गोविंद सिंह जी और सिख शहीदों की वीरता की कहानी सुनते हुए बड़े हुए। उन्होंने अपने जीवन न्याय और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। इन कहानियों में उनका मन में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना जगाई थी। भगत सिंह के जीवन का निर्णायक मोड़ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में आया, जहां अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश सेना ने 1000 से अधिक निहत्थे भारतीयों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस भयावह घटना ने भगत सिंह को गहरा आघात पहुंचाया और उनके मन में अपने देश के औपनिवेशिक अत्याचार से मुक्त कराने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। जलियांवाला बाग की रक्त रंजित मिट्टी, जिसे उन्होंने स्मृति चिन्ह के रूप में सहेजा था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन समर्पित करने के उनके संकल्प का प्रतीक थी। उसके बाद एक बार फिर 1921 में महज 13 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी प्रारंभिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, ब्रिटिश पुस्तकों को जलाया और विदेशी वस्तुओं को अस्वीकार करने के आह्वान का समर्थन किया। हालांकि चौरी चौरा घटना के बाद 1922 में गांधी के द्वारा आंदोलन में अचानक पीछे हटने से भगत सिंह निराश हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की रणनीति के रूप में अहिंसा की प्रभावशीलता तक सवाल उठाया और वैकल्पिक दृष्टिकोण की खोज शुरू की, जिससे अंततः उन्हें क्रांतिकारी राजनीति की ओर अग्रसर किया। किशोरावस्था में भगत सिंह क्रांतिकारी साहित्य में लीन हो गए। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और लेनिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की रचनाओं का अध्ययन किया। उनके लेख ने उनकी वैचारिक संरचना को प्रभावित किया, जिससे वे समाजवाद की ओर अग्रसर हुए। इस विश्वास की ओर बढ़ कि शोषक ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए सहस्त्र संघर्ष आवश्यक है। 16 वर्ष की आयु तक भगत सिंह ने कैरियर और विवाह की पारंपरिक धारणाओं को त्याग दिया था और अपनी मातृभूमि की मुक्ति को अपना एकमात्र लक्ष्य घोषित कर दिया था। उनकी एक अटूट निष्ठा ने उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रांतिकारियों में से एक बनने की राह दिखाई। क्रांतिकारी गतिविधियाँ। शहीद भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियाँ। भगत सिंह का क्रांतिकारी नेता के रूप में विकास भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई में उनके विश्वास में चिन्हित था। उनकी यात्रा अहिंसक प्रतिरोध से अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण की ओर बदलाव का उदाहरण है, जो इस बात को दर्शाती है कि स्वतंत्रता के लिए साहसिक बलिदान और निर्णायक कदम आवश्यक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल होने के साथ ही भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों को आकार मिला। यह संगठन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सहस्त्र प्रतिरोध के लिए समर्पित था। व्यापक सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझते हुए सन 1928 में संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA
कर दिया गया। नाम परिवर्तन से संगठन का लक्ष्य न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना था, बल्कि शोषण और असमानता से मुक्त एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना भी था। भगत सिंह अपनी बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता और समर्पण के कारण HSRA में शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने गुप्त बैठकों के आयोजन, कार्य योजना बनाने और युवाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु क्रांतिकारी प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जीवन का एक नया मोड़ लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला। 1928 में प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु भगत सिंह के अगले बड़े कदम का प्रेरक बनी। राय साइमन आयोग के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने संवैधानिक सुधारों पर चर्चा में भारतीय प्रतिनिधित्व को बाहर रखा था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष जेम्स ए स्कॉट के नेतृत्व में ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों ने राय पर लाठियों से बेरहमी हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हमले में लगी चोटों से उनकी मृत्यु हो गई। राय की हत्या का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित भगत सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और अन्य लोगों के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। हालांकि गलत पहचान के एक दुखद मामले में उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस हत्या का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को यह संदेश देना था कि भारतीय नेताओं के खिलाफ अत्याचारों का जवाब जरूर दिया जाएगा। सॉन्डर्सन हत्याकांड के बाद भगत सिंह भगोड़े बन गए, लेकिन उनकी क्रांतिकारी भावना अडिग रही। अप्रैल 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर एक साहसिक विद्रोह की योजना बनाई। दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और दत्त ने विधानसभा कक्ष में 2 गैर घातक बम फेंके। उस समय जब दमनकारी विधेयकों पर चर्चा चल रहा था, बम से कोई हताहत नहीं हुई और मामूली चोट आई, क्योंकि उनका उद्देश्य विनाशकारी नहीं बल्कि प्रतीकात्मक था। अफरा तफरी के बीच क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारा लगाए और अपने उद्देश्यों को समझाने वाले पर्चे बांटे। उनका उद्देश्य औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ विरोध करना और भारत के लिए स्वतंत्रता की मांग करना था। भगत सिंह जनता को जगाने के लिए साहसी कार्यों की शक्ति से विश्वास रखते थे और बमबारी का उद्देश्य बहरों को सुनाना था। गिरफ्तारी और मुकदमा क्रांति का मंच बना। भाग जाने के बजाय भगत सिंह और दत्त ने जानबूझकर गिरफ्तारी स्वीकार की। उन्होंने अपने मुकदमे का ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर करने और अपने क्रांतिकारी आदर्शों का प्रचार करने के अवसर के रूप में देखा। पूरे मुकदमे के दौरान भगत सिंह अडिग और दृढ़ रहे। उन्होंने अपने मंच का उपयोग भारतीयों को प्रेरित करने और स्वतंत्रता की मांग करने के लिए किया। उसने सुनियोजित बलिदानों और निडर स्वभाव ने पूरे देश को मोहित कर लिया और उन्हें जनता का नायक बना दिया। केंद्रीय विधानसभा पर हुए बम विस्फोट और उसके बाद चले मुकदमे ने भगत सिंह को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे ला खड़ा किया, उन्हें एक क्रांतिकारी प्रतीक के रूप में स्थापित किया। इन कार्रवाइयों ने भगत सिंह की रणनीतिक प्रतिभा, वैचारिक गहराइयों और अद्वितीय साहस को प्रदर्शित किया, जिससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निडर क्रांतिकारियों में से एक के रूप में इतिहास में स्थान मिला। वैचारिक विश्वास। भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक गहन विचारक भी थे, जिनकी विचारधारा राजनीतिक स्वतंत्रता के तत्कालिक लक्ष्य से कहीं आगे थी। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो शोषण, असमानता और उत्पीड़न से मुक्त हो, जहां न्याय और समानता का बोलबाला हो। उनके विश्वास, क्रांतिकारी जोश, समाजवादी सिद्धांतों और तर्कवादी विश्व दृष्टिकोण के मिश्रण से आकारित थे। समाजवादी विचारकों का प्रभाव। भगत सिंह, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे समाजवादी विचारकों से प्रेरित थे। वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी शोषण के उन्मूलन पर उनके लेख ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। भगत सिंह का मानना था कि समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी।
उन्होंने भारतीय समाज के पूर्ण रूपांतरण की वकालत की और एक समाजवादी राज्य की स्थापना का आह्वान किया, जहां राष्ट्र की रीढ़ मानने जाने वाले श्रमिक और किसान सशक्त हो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के साथ उनका जुड़ाव राजनीतिक स्वतंत्रता को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ जोड़ने की उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक मैं नास्तिक क्यों हूँ सन 1930 में जेल में रहते हुए लिखा गया। उनके तर्कवादी विचारों को उजागर करती इस निबंध में उन्होंने धार्मिक रूढ़िवादिता पर सवाल उठाया और इस धारणा को खारिज कर दिया कि केवल दैविक हस्तक्षेप से ही परिवर्तन आ सकता है। भगत सिंह का नास्तिकवाद नैतिकता या आध्यात्मिकता के खंडन पर आधारित नहीं था, बल्कि इस दृढ़ विश्वास पर आधारित था कि मानव प्रगति तर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान और सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करती है। उन्होंने व्यक्तियों को अलौकिक शक्तियों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका तर्कवादी दर्शन इस युग में एक साहसिक कदम था, जब धार्मिक राष्ट्रवाद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगत सिंह के लिए सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत करना ही नहीं था, बल्कि आर्थिक सामाजिक शोषण की व्यवस्थाओं को समाप्त करना भी था। उनका मानना था कि पूंजीवाद, सामंतवाद और जाति आधारित उत्पीड़न असमानता को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी भारत की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेंगे। उन्होंने निम्न स्तर से क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें मजदूर वर्ग और किसान एक न्यायपूर्ण और समानतावादी समाज के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते थे। समाजवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण सामूहिक कल्याण, संसाधनों के समान वितरण और गरीबी उन्मूलन के सिद्धांतों पर आधारित था। मानवतावाद और विचारों की शक्ति। भगत सिंह का मानवतावादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय सीमाओं से परे था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को साम्राज्यवाद, उत्पीड़न और न्याय के विरुद्ध एक व्यापक वैश्विक संघर्ष का हिस्सा माना। उनके क्रांतिकारी कार्यों का उद्देश्य उत्पीड़कों का सामना करने के साथ साथ उत्पीड़ितों की अंतरात्मा को जगाना भी था। भगत सिंह शिक्षा और जागरूकता की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने युवाओं को पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाने, सत्ता को चुनौती देने और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह की वैचारिक मान्यताओं ने उन्हें अपने समय से बहुत आगे का क्रांतिकारी विचारक बना दिया। भारत के लिए अपने दृष्टिकोण में समाजवाद, तर्कवाद और समानतावाद को एकीकृत करके उन्होंने देशभक्ति को केवल राष्ट्र प्रेम तक ही सीमित न रखकर सभी के लिए न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में भी परिभाषित किया। भगत सिंह का HSRA में भूमिका। भगत सिंह का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से जुड़ा उनकी क्रांतिकारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। संगठन में उनका योगदान महज सदस्यता तक सीमित नहीं था। उन्होंने इसकी दृष्टि रणनीतियों और वैचारिक आधारों को नया रूप देने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रभाव में HSRA एक गतिशील क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसके मूल में समाजवाद था। इस तरह यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली संगठनों में से एक बन गया। HRA से HSRA तक विचारधारा में बदलाव। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, सचिंद्रनाथ सौमन्य। HRA से SHRA तक विचारधारा में बदलाव। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश शासन को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई। हालांकि 1920 के दशक में के अंत तक भगत सिंह और उनके साथियों ने आंदोलन में एक व्यापक सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता को महसूस किया।
भगत सिंह के नेतृत्व में HRA का नाम बदलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR कर दिया गया, जो समाजवादी सिद्धांतों के प्रति प्रतिस्पर्धा को दर्शाता था। अब इस समूह का लक्ष्य न केवल भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता था, बल्कि एक वर्ग विहीन समाजवादी समाज का निर्माण करना भी था। यह परिवर्तन भगत सिंह के इस विश्वास को दर्शाता था कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर किए बिना सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। क्रांतिकारी गतिविधियों की रणनीति तैयार करना। भगत सिंह HSRA में योगदान क्रांतिकारी गतिविधियों की रणनीतिक योजना और क्रियान्वयन तक फैला हुआ था। उसकी बौद्धिक क्षमता, प्रेरणा देने और संगठित करने की क्षमता के साथ मिलकर उन्हें संगठन में एक केंद्रीय व्यक्ति बनाती थी। विधानसभा पर बमबारी। 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी भगत सिंह और HSR द्वारा की गई एक और महत्वपूर्ण घटना थी। बमकारी ब्रिटिश कानून के खिलाफ या सुनियोजित प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन समूह की रणनीतिक कुशलता को दर्शाता था और उनके उद्देश्य की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करता है। क्रांतिकारियों का नेटवर्क बनाना। भगत सिंह ने HSRA के नेटवर्क का विस्तार करने के अथक प्रयास किया और ऐसे युवा और समान विचारधारा वाले क्रांतिकारियों की भर्ती की जो सशस्त्र प्रतिरोध के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सुधार की दृष्टि समझा करते थे। मुकदमा और फांसी। भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद चला मुकदमा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में से एक बन गया। यह महज एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों के अत्याचारों और सशस्त्र विरोध की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मुकदमे के दौरान उन्होंने जो साहस, गरिमा और दृढ़ता दिखाई, उससे लाखों लोग प्रेरित हुए और भारतीय जनता के दिलों में उनकी स्थायी जगह बन गई। इनकलाब जिंदाबाद। मुकदमे को क्रांति के मंच में बदलना। भगत सिंह, शिवराम, जगत राजगुरु और सुखदेव थापर पर केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट और जॉन पी सॉन्डरसन की हत्या सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया था। शुरू से ही भगत सिंह और उनके साथियों ने मुकदमे का इस्तेमाल खुद का बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आदर्शों की रक्षा करने के लिए किया। एक सुनियोजित रणनीति के तहत उन्होंने ब्रिटिश शासन के दमनकारी स्वरूप को उजागर करने और अपनी क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार करने का प्रयास किया। उन्होंने दया की भीख मांगने या खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने साहसपूर्ण और अपने कार्यों को जानबूझकर सैद्धांतिक बताया, जिनका उद्देश्य जनता को जगाना और क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करना था। मुकदमे के दौरान भगत सिंह के जोशीले बयानों और उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता ने उन्हें घर घर मशहूर कर दिया। युद्ध के मैदान में उनके साहस ने अदालत को एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल दिया जहां औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी। उनके शब्दों और व्यवहार ने भारतीयों के बीच प्रशंसा और विद्रोह दोनों को जन्म दिया। भूख हड़ताल, न्याय की पुकार। भूख हड़ताल और न्याय की पुकार। मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने मांग की कि राजनीतिक कैदियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए। जेल में अमानवीय व्यवहार के विरोध में उन्होंने 112 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल ने जनता का व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिससे भगत सिंह की नायक के रूप में प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। देश भर के भारतीयों ने कैदियों के समर्थन में एकजुट होकर विद्रोह प्रदर्शन किया और रैलियों की समाचार पत्रों ने उनकी दुर्दशा का विस्तार से प्रकाशन किया और भगत सिंह तथा उनके साथियों का औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। भूख हड़ताल ने ब्रिटिश शासन द्वारा कायम घोर असमानताओं को उजागर किया, क्योंकि भारतीय कैदियों को दयनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, जबकि ब्रिटिश कैदियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। अंततः इस हड़ताल ने अंग्रेजों को अपनी कुछ मांगों को सामने के लिए विवश कर दिया, जो क्रांतिकारियों के लिए एक नैतिक विजय थी। सजा और फांसी। भगत सिंह के प्रति जनता की बढ़ती सहानुभूति के बावजूद ब्रिटिश सरकार उन्हें सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उन्हें राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ हत्या और षड्यंत्र के आरोप में मौत की सजा सुनाई
इस फैसले से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया, व्यापक विद्रोह प्रदर्शन हुए और दया की अपील की गई। महात्मा गांधी सहित प्रमुख नेताओं पर हस्तक्षेप करने का दबाव डाला गया। हालांकि उनके प्रयास यदि कोई थे भी तो असफल ही रहे। 23 मार्च 1931 को आधिकारिक फांसी की तारीख घोषित होने से पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। औपनिवेशिक अधिकारियों को विद्रोह का डर था, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से फांसी को अंजाम दिया। भगत सिंह की मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। तीनों शहीदों के शव का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनकी फांसी की खबर तेजी से फैल गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई। उनका बलिदान स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिससे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संघर्ष को तेज करने की प्रेरित किया। भगत सिंह की शहादत का प्रभाव। उनकी मृत्यु ने उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक और स्वतंत्रता के शहीद के रूप में स्थापित कर दिया। उनके साहस, आदर्शों और बलिदान ने अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी फांसी ने औपनिवेशिक शासन की क्रूरता को उजागर किया। उनका अंतिम साहसपूर्ण प्रयास, सिर ऊंचा करके फांसी के तख्ते की ओर चलना, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे मार्मिक छवियों में से एक है। मृत्यु के बाद भी भगत सिंह का प्रभाव गहरा रहा। वे प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, एक क्रांतिकारी जिन्होंने समझौते के बजाय फांसी को चुना, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को न्याय और समानता की खोज में प्रेरित करेगी। उनकी शहादत और प्रतिक्रिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने से पूरे देश में स्तब्धता फैल गई। उनकी शहादत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन भावना प्रबल हो गई। भगत सिंह का बलिदान केंद्रीय और सांप्रदायिक सीमाओं से परे था, जिसने उन्हें प्रतिरोध का राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। भगत सिंह की फांसी की खबर ने पूरे भारत में अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन और हड़तालों की लहरें पैदा कर दी। समाज के हर वर्ग के लोग ब्रिटिश शासन के सरकार के इस फैसले की निंदा करने लगे। लोग व्यक्त करने, आक्रोश दिखाने और शहीदों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतर आए। सामूहिक शोक। शहरों और गांवों में लोगों ने भगत सिंह और उनके को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सार्वजनिक सभाएं और जुलूस निकाले। इन सभाओं की विशालता भारतीय जनता की सामूहिक चेतना पर उनके बलिदान के अपार प्रभाव को दर्शाती है। श्रमिक हड़तालें। शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कारखानों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों में हड़ताल हुई, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भगत सिंह के समाजवाद और श्रमिक अधिकारों के आदर्श श्रमिक संघों के नाम में गहराई से बसे थे, जिन्होंने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। देशव्यापी आक्रोश ने इस बात को रेखांकित किया कि भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बन चुके थे। उनकी फांसी ने औपनिवेशिक शासक के विरोध में समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने का काम किया। स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के प्रेरणा स्रोत। भगत सिंह की शहादत ने स्वतंत्रता आंदोलन के समकालीन और भावी नेताओं पर गहरा प्रभाव छोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के साहस और वैचारिक स्पष्टता की खुले तौर पर प्रशंसा की। उन्होंने भगत सिंह को क्रांतिकारी, देशभक्त माना। उनके बलिदान ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध की सीमाओं को उजागर किया। बोस ने बाद में भगत सिंह के दृष्टिकोण के तत्वों को, जिनमें प्रत्यक्ष कार्रवाई शामिल थी, भारत की मुक्ति के लिए अपनी रणनीतियों में शामिल किया। युवा आंदोलन। भगत सिंह की फांसी ने युवाओं में क्रांतिकारी गतिविधियों की एक नई लहर को जन्म दिया। कई युवाओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जैसे भूमिगत संगठनों में शामिल होकर सशस्त्र प्रतिरोध और सामाजिक परिवर्तन के उनके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी और क्षमा दान को लेकर विवाद। भगत सिंह की फांसी ने उनकी मृत्यु से पहले की घटनाओं में महात्मा गांधी की भूमिका को लेकर भी गहन बहस को जन्म दिया। गांधी इरविन समझौता। भगत सिंह की फांसी से कुछ सप्ताह पहले गांधी ने 5 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच एक तरह की शांति स्थापित की, जिसके तहत अहिंसक राजनीति कैदियों की रिहाई और अन्य रियायतें सुनिश्चित की गई। हालांकि इसमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को क्षमादान के प्रावधानों से बाहर रखा गया। समर्थन की कमी का आभास। आलोचकों का तर्क है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में गांधी भगत सिंह को बचाने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते थे। कई लोगों का मानना था कि गांधी की अहिंसा की नीति ने उन्हें क्रांतिकारियों से दूर कर दिया, जबकि स्वतंत्रता का उनका साधा लक्ष्य था। गांधी के बाद में कहा कि उन्होंने निजी तौर पर समाधान की अपील की थी, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी को मनाने में असफल रहे। हालांकि यह स्पष्टीकरण भगत सिंह के कई समर्थकों को संतुष्ट नहीं कर पाया, जिन्होंने गांधी के प्रयासों को अपर्याप्त माना। यह विवाद ऐतिहासिक बहस का विषय बना हुआ है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर क्रांतिकारी और अहिंसक गुटों के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता है। क्रांतिकारी लेख। भगत सिंह न केवल एक निडर क्रांतिकारी थे, बल्कि एक विपुल विचारक और लेखक भी थे, जिनकी रचनाओं में उनकी बौद्धिक गहराइयों और वैचारिक स्पष्टता झलकती है। जेल में रहने के दौरान अपनी क्रांतिकारी यात्रा के दौरान रचित उनकी रचनाएं स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक अमिट प्रमाण है। ये रचनाएं न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए, बल्कि समकालीन राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में अपनी प्रासंगिकता के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। लाहौर की केंद्रीय जेल में लिखा गया उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ, 1930 धार्मिक रूढ़िवादिता को नकारते हुए तर्कवाद और मानवतावाद को अपनाता है। भगत सिंह ने धर्म की आलोचना करते हुए कहा कि यह अंधविश्वास और निष्क्रियता को बढ़ावा देता है, और उनका तर्क है कि प्रगति के लिए साहस, तर्क और सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इस घोषणा पत्र ने उन्हें समय की प्रमुख धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी और एक तर्कवादी ढांचा प्रस्तुत किया, जो आज भी बौद्धिक बहसों और प्रगतिशील आंदोलनों को प्रेरित करता है। जेल में लिखे उनके पत्रों से राजनीतिक दर्शन और शहादत पर उनके व्यक्तिगत विचारों की झलक मिलती है। इस लेख में उन्होंने बलिदान की शक्ति में अपना विश्वास व्यक्त किया है और कहा कि उनकी मृत्यु आने वाली पीढ़ी को उनके जीवन में कहीं अधिक गहराई से प्रेरित करेगी। भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना की और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों से एकता का आह्वान किया। समाजवाद के प्रति उनका समर्थन वर्ग असमानताओं को दूर करने और औपनिवेशिक एवं आंतरिक शोषण से मुक्त भारत के निर्माण पर उनके जोर से स्पष्ट होता है। समानता और सम्मान। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद भगत सिंह के अद्वितीय योगदान को भारत और विदेशों में विभिन्न तरीकों से सम्मानित किया गया। उनके बलिदान ने न केवल पीढ़ियों को प्रेरित किया, बल्कि उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित कई स्मारकों और संस्थाओं की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। ये सम्मान राष्ट्र की सामूहिक चेतना पर उनके अमिट प्रभाव का प्रमाण है। उनके पैतृक गांव खटकर कला में स्थित शहीद आजम भगत सिंह संग्रहालय और भारत पाकिस्तान सीमा के हुसैनीवाला में स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जैसे स्मारक उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत भर में सार्वजनिक स्थलों पर भगत सिंह की प्रतिमाएं सुशोभित है, जिनमें नई दिल्ली स्थित संसद भवन में स्थापित एक प्रमुख प्रतिमा भी शामिल है, जो राष्ट्र के इतिहास में उनके चिरस्थायी महत्व का प्रतीक है। उनका नाम अनगिनत सड़कों के नामों में अमर है, जैसे कि शहीद भगत सिंह मार्ग और शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के नाम में भी, जो युवा मन को साहस और न्याय के उनके आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। 2022 में उनके सम्मान में नाम बदलकर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रखने से उनके चिरस्थायी प्रभाव का और अधिक प्रमाण मिलता है। भारत ने डाक टिकटों के माध्यम से भी भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है। उनकी विरासत को पाकिस्तान में भी मान्यता मिली, जहां उनके जन्म स्थान फैसलाबाद और लाहौर के सादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक रखने का प्रस्ताव उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उनकी सीमा पार लोकप्रियता को दर्शाता है। उनकी कहानी ने राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर विश्व भर में आंदोलनों को प्रेरित किया। इस
भौतिक श्रद्धांजलियों से परे भगत सिंह लोकप्रिय संस्कृति में जीवित है, जिनमें फिल्में, साहित्य और अकादमी चर्चाएं शामिल है। क्रांतिकारी आदर्शों, समाजवाद और न्याय के एक शाश्वत प्रतीक के रूप में रहे हैं। निष्कर्ष: शहीद भगत सिंह का जीवन अद्वितीय साहस, बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता एवं न्याय के आदर्शों के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उनके क्रांतिकारी कार्यों और विचारों ने उन्हें न केवल शहीद बनाया, बल्कि एक दूरदर्शिता नेता के रूप में भी स्थापित किया, जो भारतीय समाज की नींव को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। भले ही भगत सिंह का जीवन अल्पकाल में समाप्त हो गया, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कायम है, जो हमें याद दिलाता है कि न्यायपूर्ण और समतापूर्ण विश्व के लिए संघर्ष में अटूट प्रतिबद्धता आवश्यक है। उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रही और उन्हें आशा और परिवर्तन का एक स्थायी प्रतीक बनाती रही। आज के इस वीडियो में हमारा जो कि भगत सिंह के जीवन से संबंधित पूरी घटना को हमने पूरे डिटेल में समझा और उनके एक एक विचारों को समझा कि किस तरह से उनको एक नास्तिक कहा जाता है और कैसे उन्होंने हम जैसे युवाओं को प्रेरित किया है। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।